हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो रीट एसएसटी का जो एग्जाम होने वाला है, इससे संबंधित मॉडल पेपर 2025 के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। आज हम मॉडल पेपर में देखने वाले हैं राजनीति यानी इतिहास के 10%, राजनीति के भारतीय राज्य व्यवस्था के 10%, विश्व और भारत भूगोल के 10%, भारतीय अर्थव्यवस्था के 10%। यानी इस मॉडल पेपर में हम टोटल 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, 10-10 क्वेश्चन करके। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, आज का पहला सवाल है जो इतिहास से शुरू होने वाला है। यानी पहले जो 10 क्वेश्चन है वो इतिहास से संबंधित होंगे। देखिए, बौद्ध संगतियों के आयोजन स्थलों का सही कालानुक्रम है। यानी जो बौद्ध संगतियां हुई थी 4, उसका सही कालक्रम की बात करें तो पहले जो बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में, पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में। तो इसमें देखिए, राजगृह में 3 ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन है जो सीधा कट गया। आगे देखिए, दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी वैशाली में, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन कट गया, 2 में वैशाली है। फिर तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है जो सही है, ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले राजगृह, फिर वैशाली, पाटलिपुत्र और अंत में कुंडल वन में बौद्ध संगतियां हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषी लेख थे। द्विभाषी लेख कौन सा था? इनमें से अगर बात करें जो 2 भाषाओं में लिखा गया लेख, तो वो था सर ए कुना, जो कंधार से मिला सर ए कुना, ये अशोक का द्विभाषी लेख था। ये जो लेख है ये अरमाइक और अरमाइक के साथ में है, जो ग्रीक द्विभाषा में लिखा गया था, अरमाइक और ग्रीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किस शासक को कहा जाता था? लाख बख्श किस शासक को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता, क्योंकि ये लाखों में है जो दान करता था। लाखों में दान करने के कारण इसे लाख बख्श कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं, यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बिठा दूं, तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बिठा कर ले जाएंगे। यह कथन किस शासक का है? तो ये जो कथन है यह है सिकंदर लोदी का। सिकंदर लोदी ने कहा था कि यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं, तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बिठाकर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी के आंदोलनों को नीचे दिए गए वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी सुमेलित करना है दोस्तों, जो गांधी जी के आंदोलन हुए थे। सबसे पहले देखिए, चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन की बात करें तो ये हुआ था 1917 में। चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में हुआ था। इसके बाद में खेड़ा आंदोलन, तो खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में। चंपारण 1917 में और खेड़ा आंदोलन 1918 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हुआ था 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। भारत में जो मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, ये माना जाता है मोहम्मद गोरी को। भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। इसने जो भारत में 1175 से लेकर 1206 तक भारत पर आक्रमण किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी। निम्नलिखित में से कौन सी इनमें से शामिल नहीं थी? यानी जो सिंधु सभ्यता की जनसंख्या तो जो थी ये मिश्रित प्रजाति की थी। निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं थी?
तो इसमें अल्पाइन थी, भूमध्य सागरीय थी और मंगोलाइड थी। लेकिन जो नेग्रिटो है ये इसमें शामिल नहीं थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सैंधव स्थल में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले? दोस्तों, जो घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले ये एक ही जगह से मिले। जो सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे ये घोड़े से अपरिचित थे दोस्तों, अपरिचित थे, ध्यान में रखना। ऐसा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किससे परिचित नहीं थे? तो घोड़े से परिचित नहीं थे। एकमात्र स्थल जहां से घोड़े की अस्थि अवशेष मिले और वो है सुरकोटड़ा। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? तो सुरकोटड़ा से मिले। और जो सुरकोटड़ा है इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी, ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों को सुमेलित कीजिए। यानी बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के जो प्रतीक है इन्हें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले देखिए जन्म, यानी बौद्ध के जो जन्म से संबंधित है वो है कमल, जन्म से संबंधित है कमल। गृह त्याग से संबंधित है घोड़ा। और ज्ञान से संबंधित है आपका बोधि वृक्ष या पिंपल का वृक्ष। यानी महात्मा बुद्ध को पिंपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसी कारण इस पिंपल के वृक्ष को है जो बोधि वृक्ष कहते हैं। और जो मृत्यु से संबंधित प्रतीक है वो है स्तूप। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। यानी जैन धर्म में तप व अहिंसा पर विशेष बल दिया है। तो ये बात बिल्कुल सत्य कथन है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य कथनों का चयन करना है? तो पहला कथन बिल्कुल सही सत्य है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्प सूत्र संस्कृत में लिखा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी जो जैन ग्रंथ का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्प सूत्र, कल्प सूत्र ग्रंथ ये संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1 एवं 2 दोनों इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब दोस्तों हम बात करेंगे राजनीति यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित, पॉलिटिक्स से संबंधित 10 क्वेश्चनों के बारे में। तो देखिए पहला सवाल, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी। यानी इनमें से कौन सी जो मुख्य विशेषता जो थी ये भारत शासन अधिनियम 1935 में थी? तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रांतीय स्वशासन। प्रांतीय स्वशासन तो ये भारतीय शासन अधिनियम की विशेषता थी। प्रांतों में द्वैध शासन ये भी इसकी विशेषता थी। अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ इसकी विशेषता नहीं थी। भारत परिषद की समाप्ति ये इसकी विशेषता थी। तो भारत शासन अधिनियम की 1935 की प्रमुख विशेषताओं में बात करें तो प्रांतीय द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतीय स्वशासन, प्रांतों में द्वैध शासन और भारत परिषद की स्थापना, ये इसकी प्रमुख विशेषता थी। तो इसमें 1, 2 और 4, 1 3 4 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवर्ती हुई? किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवर्ती हुई थी? तो ये जो अधिनियम था ये अधिनियम था चार्टर अधिनियम 1983। चार्टर अधिनियम 1983 के तहत है जो गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवर्ती हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्न उल्लेखित निर्देशों के दस्तावेज भारत के संविधान में 1950 में किस रूप में समाहित किए गए? यानी जो 1935 के अधिनियम में जो निर्देश और दस्तावेज थे उनको भारत के संविधान में 1950 में किस रूप से समाहित किए गए थे? तो ये जो समाहित किए गए थे ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे, राज्य के
नीति निर्देशक सिद्धांत है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ अंग्रेजों ने भारत में पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत किया था? तो ये जो अधिनियम था ये था भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909, इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की व्यवस्था की गई। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया, यानी महिलाओं को मत देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? ये वीडियो दोस्तों पिछली रीट भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1919 के भारत शासन अधिनियम, यानी 1919 के भारत शासन अधिनियम, या इसे हम कह सकते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इस अधिनियम के तहत है जो भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था की गई है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के जो बंटवारे की व्यवस्था है ये किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, इस अधिनियम के तहत जो राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों के बंटवारे किया गया और राज्यों में द्वैत शासन की स्थापना को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 1921 में लागू हुआ, यानी ये जो अधिनियम था ये 1921 में लागू हुआ था, ये बिल्कुल बात सही है। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है ये मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बात सही है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायरस थे, यानी मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे ये वायसराय थे, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। इस अधिनियम में केंद्र एवं प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर रख दिया गया, ये इसकी कथन सही नहीं है, ये इसका कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी, यानी भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन की जो व्यवस्था है ये कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? लोक सेवा आयोग की स्थापना, लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है ये किस अधिनियम के तहत की गई थे? तो ये अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 इसके तहत है, तो इसके तहत भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। मॉन्टेग्यू एक्ट 1773, मॉन्टेग्यू एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मॉन्टेग्यू एक्ट 1773 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए
इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। इस अधिनियम के तहत है जो बंगाल का जो गवर्नर था जो था ये गवर्नर जनरल के नाम से जाना गया। तो ये बात बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण को सशक्त हो गया। ये भी बात इसकी बिल्कुल सत्य है। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। तो ये इसका कथन सही नहीं है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ये भी बात सही है। तो इसकी कौन सी सही नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही नहीं है। अब हम बात करेंगे दोस्तों भारत व विश्व भूगोल से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो देखिए पहला सवाल, भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। भारत शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ये कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है पुराणों में। भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में मिलता है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में उल्लेखित इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यानी भारतीय संविधान में जो भारत का नाम दिया गया है वो दिया गया है इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। ये जो नाम है ये संविधान में भारत का नाम दिया गया है। तो इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये किस भाषा से हुई है? तो ये यूनानी भाषा से हुई है। ये यूनानी भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि में जो भारत का स्थान है ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका 7वां स्थान। यानी भारत का जो स्थान है 7वां स्थान है विश्व में। और भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 2.4%, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% जो क्षेत्रफल है वो भारत के पास है। और भारत का जो क्षेत्रफल है ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से निकलती हैं? दोस्तों कर्क रेखा निकलती है 8 राज्यों से और जो भारतीय मानक समय रेखा है ये निकलती है 5 राज्यों से। तो इससे कितने राज्य हैं जिसमें से ये दोनों ही रेखा निकलती हैं? तो ऐसे राज्य हैं दो ऐसे राज्य हैं जहां से ये दोनों ही रेखा निकलती हैं। वो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन दोनों राज्यों से है जो ये दोनों ही सीमा निकलती हैं। भारत कर्क रेखा ही निकलती है और भारतीय मानक समय रेखा निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु स्थित है। यानी भारत का जो पूर्वी बिंदु है ये कौन सा है? तो ये है भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, भारत का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार की बात करें दोस्तों तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है ये हो जाएगा 29 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर। 29 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का देशांतरीय विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, भारत की संपूर्ण तटीय सीमा कितनी है? दोस्तों बात करें संपूर्ण की तो जो संपूर्ण तटीय रेखा की लंबाई है भारत की वो हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर ये भारत की संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई है। मध्य हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? मध्य हिमालय को जो नेपाल में जाना जाता है ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये महाभारत के नाम से जाना जाता है।
मध्य हिमालय को नेपाल में महान भारत के नाम से जाना जाता है। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य है जो सीमा बनाते हैं? तो वो है 4 राज्य। भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, ये जो 4 राज्य हैं ये म्यांमार के साथ है जो सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, भारत कौन से कटिबंध में स्थित है? भारत कौन से कटिबंध में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत। उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत भारत स्थित है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में या अर्थशास्त्र के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र के 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, JAM जाम का पूर्ण रूप है या पूरा नाम है? तो इसका नाम है जन आधार मोबाइल। JAM का पूर्ण रूप है जन धन आधार मोबाइल। जन धन आधार मोबाइल यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ इनकम। द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली भर्ती परीक्षा में पूछी गई पुस्तक है। द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, ये जो पुस्तक है ये है JM केन्स की। JM केन्स की ये पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था विद्यमान है? भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था विद्यमान है? तो भारत में है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था विद्यमान है यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। वह अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में समर्थ होती हैं कहलाती हैं। वह अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में समर्थ होती हैं क्या कहलाती हैं? तो वे कहलाती हैं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जो अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में है जो समर्थ होती हैं। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कृषि एवं संबंध क्षेत्र भी कहा जाता है? ये दोस्तों पिछली रीट मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। किस क्षेत्र को, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कृषि एवं संबंध क्षेत्र भी कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबंध क्षेत्र भी कहा जाता है। आर्थिक क्रियाकल्पों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। आर्थिक क्रियाकल्पों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में कौन से शामिल है? वानिकी, उत्खनन, पशुपालन या विनिर्माण? तो इसमें हो जाएगा विनिर्माण यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, भारत के आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? यानी भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था M विश्वरमैया ने। M विश्वरमैया ने है जो भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव रखा था, 1934 में रखा था। गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो ये की गई थी श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा। श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा। दोस्तों
आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।